हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज 6th क्लास है। आज हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो लाइफ टाइम था वो था 428 से बीसी से 348 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन के जन्म से पहले। जैसे वेस्टर्न कल्चर का पूरे अर्थ के ऊपर दबदबा है, उनकी टर्मिनोलॉजी का, उनके साइंटिफिक फैक्ट का। वैसे हर कंट्री का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, बट स्टैंडर्ड उनके हिसाब से चलता है। जैसे इकोनॉमी आपने पढ़ा हुआ कि डॉलर में इंटरनेशनल रिलेशन होता है हमारा इंडिया का भी मोर देन 90%। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल करेंसी है। तो ये था मेरा बताने का मीनिंग कि बीसी बिफोर क्रिस्ट लिया जाता है। तो ये पहले घटता था, जैसे लगा लो 1000 से 900 800, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, सोशल साइंस का है, लगा लो आप, सोसाइटी का पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एडी का मतलब एनो डोमिनी, इसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट होता है। जैसे 2000 2022 अब 2023 आ जाएगा, 2024 आ जाएगा, उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो प्लेटो जो हमने पहले सोक्रेट्स पढ़ा था, सोक्रेट्स क्या बताते हैं, उनको बोला जाता है फादर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उनके फादर ही हैं, फादर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी मतलब ये होता है कि जैसे गीता थी, उसमें फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ते हैं, वट्स एंड उसको जो एथिक्स है वो फिलोसफी का एक पार्ट है। एथिक्स इसकी सब ब्रांच है, किसकी? एथिक्स की। हम सिंपल वर्ड में बोलो तो एथिक्स ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, एथिक्स नैरो टर्मिनोलॉजी है, कंपेयर किया जाए तो ये सोक्रेट्स क्या बताते हैं, मीनिंग ऑफ गुड लाइफ, कि गुड लाइफ है क्या। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि ये बोलते हैं कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो है स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, हमारी सोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो प्लेटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, उसकी कुछ फिलोसफी होती हैं, उसको बोला, उनके फादर कौन है? प्लेटो हैं। क्यों हैं ये, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर? क्यों? उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि आइडियल स्टेट क्या होती है, आइडियल स्टेट कैसे बनती है, और गुड पॉलिटिकल लाइफ क्या होगी, कि अच्छी पॉलिटिकल लाइफ क्या होगी, और दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द स्टेट। और आइडिया क्या है? जब हमने स्टेट बनाई, पहले हम मतलब फॉरेस्ट में रहते थे, फिर हम सोसाइटी में आए, इंडिविजुअलिस्टिक थे, फिर हम सोसाइटी बिल्ड की, फिर सिटी स्टेट के बारे में बताया। तो ये आइडिया बताते हैं कि इसके पीछे आइडिया क्या है, और ये बताते हैं कि एथिक्स क्या क्या है, पॉलिटिकल क्लास में क्या क्या एथिक्स होनी चाहिए, तो वो प्लेटो बताते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया जाए। और जो सोक्रेटिस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिलोसफी, या ये एथिक्स के भी फादर हैं और फिलोसफी के फादर हैं। तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है प्लेटो का? वो था कि उन्होंने थ्योरी दी थी किसकी? फिलोसफर किंग की। वो बोलते हैं कि जो हमारा किंग होता है उसको फिलोसफर होना चाहिए, उसको फिलोसफी पढ़नी चाहिए। और कब तक पढ़नी चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि व्हाट इज़ आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट क्या होती है, और वेहर द फिलोसफर आर द रूलर। और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ फिलोसफर रूल कर सकते हैं और कहाँ थे, कहाँ हैं। उन्होंने प्लेटो ने बताया कि अनटिल द फिलोसफर आर द रूलर, जब तक फिलोसफर रूलर नहीं होंगे, रूलर जो राजा, उसको क्या सीखनी चाहिए? फिलोसफी सीखनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि फिलोसफर किंग का उन्होंने वो एक कंसेप्ट दिया कि टिल द सर्टेन एज अमाउंट लगाई, 50 तक। उन्होंने इस टाइप एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से बताया गया है कि कैसे फिलोसफर रूलर के बारे में बताया गया है। और उसका बताया कि जो हमारी लाइफ है ह्यूमन की, उसका कोई अंत नहीं है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। प्रिडिकामेंट का मतलब होता है कि एन अनप्लेजेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट इज़ हार्ड टू गेट आउट। मीन्स हिंदी में एपीरियर, कठिन परिस्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो ह्यूमन लाइफ के, मतलब कि उससे निकलने के लिए हमें फिलोसफर किंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हमारी लाइफ क्या होगी? दुविधापूर्ण होगी। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था फिलोसफर किंग। तो हम जो पर्सपेक्टिव है प्लेटो का एज ए थिंकर, उसका एनालिसिस करते हैं कि प्लेटो कैसे थे। प्लेटो इज़ हाईली इमेजिनेटिव। वो काफ़ी दूरदर्शी सोचने वाले थे, मतलब काफ़ी इमेजिनेशन करते थे, और रोमांटिक भी थे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे थे। यूटोपियन थे। यूटोपियन का मतलब होता है कि सोचना, थिंकिंग करना, एज ए थिंकर, कल्पना। और वो क्या थे कि आइडियलिस्ट थिंकर थे। आइडियलिस्ट का मतलब क्या था कि विचार तो बहुत अच्छे हैं और हो सकता है कि वो प्रैक्टिकेबल ना हो। और वो क्या करते हैं कि एक्सट्रीम सॉल्यूशंस बताते हैं। जैसे फैमिली को ख़त्म कर दिया जाए, जो फिलोसफर किंग होगा ना, उसको फैमिली नहीं रखनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, तो क्या बताते हैं? एक्सट्रीम सॉल्यूशन बताते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में।
और वो क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं। उनके जो शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल थे, अरिस्टोटल उनके प्लेटो के स्टूडेंट थे, और वो उसके सबसे अच्छे मतलब ग्रेटेस्ट डिसाइपल नहीं थे, मतलब सबसे अच्छे होना स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि उनके ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी थे, सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाले भी थे। कौन? प्लेटो। ये बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको याद रखना, हम इसको आंसर में यूज करेंगे। तो कंसर्न्स क्या क्या हैं, मतलब जो प्लेटो एज ए थिंकर थे, वो थिंकर बने, तो उनके कंसर्न क्या है उनकी फिलोसफी के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो एथेंस से बिलोंग करते थे। एथेंस वहाँ लगा लो ग्रीस के अंदर, स्पार्टा और एथेंस थे, छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पर, देखना आप, मैंने पहले डायग्राम भी दिखाया था। जो एथेंस थे वो कैसी, उनकी बैड सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि उनको स्पार्टा के द्वारा हरा दिया गया था एथेंस को। ये विन हुए थे, ये हार गए थे एथेंस। तो एथेंस की एक बारी क्या था कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट थी, वो स्पार्टा से कहीं आगे थे। तो प्लेटो जानना चाहते थे कि क्या रीजन है एथेंस के डाउनफॉल का। वो अपनी मदरलैंड को काफ़ी प्यार करते थे, ग्रेट लव था, अफेक्शन था, स्नेह था, हम सभी को भी होता है। और वो बनाना चाहते थे एथेंस को एज एन आइडियल स्टेट, एक अच्छी मतलब एक आदर्श स्टेट बनाना चाहते थे प्लेटो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जर्मन जनरल टर्मिनोलॉजी, मीन्स जो हर जगह यूज होगी। लगाओ कि आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, सोसाइटी में भी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये चीज़ें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मिलेगी। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। आइडियलिस्ट का मतलब ये होता है कि कंसेप्शन ऑफ रियलिटी के बेस पे होती हैं चीज़ें, और इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है किसके बेस पे? रियलिटी के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। किसको? आइडियलिस्ट के, मतलब आइडिया इज सुप्रीम। मेटेरियलिस्ट बोलते हैं कि जो हमारी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, अगर हम प्रॉपर्टी अचीव की है वो हमारे एफर्ट्स के कारण है, तो वो सेंस ऑफ प्राउड भी फील कराती हैं। तो ये दो आइडिया हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियलिस्ट होते हैं कि आइडिया इज़ रियल, आइडिया रियल है। तो कौन आइडियलिस्ट, कौन से थिंकर हैं? प्लेटो एंड सोक्रेट्स। मेटेरियलिस्ट बोलते हैं कि मैटर जो है मैटर है वो रियल है। स्पेशली इसके कौन से थिंकर हैं? कार्ल मार्क्स। याद रखना नाम कि मेटेरियलिस्ट कौन से थिंकर ऐसे कार्ल मार्क्स हैं। आइडियलिस्ट कौन से हैं? सोक्रेट्स एंड प्लेटो। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि आइडियोलॉजी जो है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो दोनों ही की कुछ लिमिट तक दोनों ही सही हैं और कुछ लिमिट तक दोनों ही गलत हैं, तो हमें मिडल पाथ फॉलो करना है। तो आइडिया के बिना कोई चीज़ें बनती नहीं है। आइडियलिस्ट बोलते हैं आइडिया इज रियल, मेटेरियलिस्ट बोलते हैं आइडिया इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो ये सही नहीं है। तो आइडियलिस्ट में क्या होता है, क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स शुड नॉट बी सेपरेट, इनको अलग नहीं करना चाहिए हमें, पॉलिटिक्स को और एथिक्स की। सबसे पहले गांधी बोलते हैं ना कि अगर हमारे एंड की हमें फिक्र नहीं करनी, हमें मीन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस था जो आज़ादी का वो नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। ठीक है। तो जो चाइना है वहाँ बाई रिवोल्यूशन स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उनको, तो वहाँ क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को काफ़ी हद तक कर्व किया जाए, वहाँ डिक्टेटरशिप है। तो आइडियलिस्ट के थिंकर कौन से? प्लेटो, सोक्रेट्स और इंडियंस वर्जन में गांधी जी। रियलिस्ट पढ़ते हैं, रियलिस्ट में आ गया मैकियावेली को बोला हमारे जो चाणक्य जी हैं, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त भी बोलते हैं उनका अदर नाम, तो उनको बताया जाता है कि इंडियन वर्जन में वो मैकियावेली हैं। तो स्ट्रेटजी बनाते थे कैसे, उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो बुक्स का नाम बताना कमेंट में कौन सी लिखी हुई हैं। जो होब्स है, होब्स भी क्या है, काफ़ी रियलिस्ट बातें करते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली बातें हैं, मतलब कुछ लिमिट तक वो भी सही नहीं है, दोनों ही के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं। तो वो रियलिस्ट क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स इज़ नॉट एथिक्स। पॉलिटिक्स और एथिक्स सेम नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स वालों को एथिक्स नहीं फॉलो करने चाहिए। बट जो आइडियलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करें। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रॉब्लम इन एथेंस। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या क्या थी एथेंस के अंदर? सबसे पहले क्या था कि प्लेटो बताते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एथेंस को कि वो सिंगल सिटी नहीं थी। वहाँ कितनी सिटी थी? 2 सिटीज़ थी, और एक सिटी थी रिच के लिए और सेकंड किसके लिए थी? पुअर के लिए। जो रूलिंग क्लास थे वो काफ़ी रिच थे और करप्ट भी थे, बट जो मेजॉरिटी थी वो क्या थी? पुअर थी। और वह क्या थी? उनका मोरल काफ़ी डाउन था,
और काफ़ी लो फील करते थे। मोरल का मतलब होता है या इंडिविजुअलिस्टिक थिंग होती है कि एक पर्सन के क्या सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, वो काफ़ी लो था। और इस वजह से वो क्या था कि वल्नरेबल थे एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से, क्योंकि जो रिच पीपल थे वो करप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, कैसे सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए इस पर फोकस नहीं कर रहे थे। और जो पुअर थे वो अपनी डेली लाइफ में अपनी ब्रेड एंड बटर को विन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो आगे पूछा जाता है कि रीजंस क्या क्या थे कि जो बैड सिचुएशंस थी किन की, एथेंस की। तो प्लेटो बताते हैं जो एथेंस थे वो काफ़ी इग्नोरेंस थे, उनको इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास थी वो काफ़ी इग्नोरेंस थी। इग्नोरेंस में मतलब अज्ञान था, वो रियलिटी से काफ़ी परे सोच रहे थे, वो इग्नोरेंट थे, मतलब नॉट अवेयर अबाउट द रियल सिचुएशन। फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा रहे थे। और वे पब्लिक ऑफिस को सोचते थे कि ये प्राइवेट पर्सन के एंड नहीं है, ये पब्लिक ऑफिस है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है जो पुअर पर्सन है। और वहाँ क्या था, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस था, गुड गवर्नेंस था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था। और वो सोचते थे करप्शंस करके मनी और पावर को के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, रादर देन सर्व द पीपल, उनकी लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए उसके ऊपर फोकस काफ़ी कम था। जो रूलिंग क्लास थे एथेंस में वो किसके पीछे दौड़ रहे थे, मनी और पावर के पीछे। क्यों दौड़ रहे थे, क्योंकि वो इग्नोरेंट थे, उनको सच्चाई का पता नहीं था, ये ऐसे प्लेटो बोलते हैं। क्योंकि मनी और पावर को क्या सोचते थे वो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि यही हैप्पीनेस है मनी और पावर। बट रूलिंग इसलिए जो अदर्स थे वो भी उनको ऐसे ही फॉलो कर रहे थे कि अगर ये जो हमारे रूलिंग एलाइट पीपल हैं वो भी फोकस कर रहे हैं मनी के ऊपर, पावर के, तो हमें भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस वजह से इंटायर सोसाइटी क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है। क्योंकि अपर लेवल से ये सोच रहे थे कि करप्शन को प्रमोट करें तो लोअर लेवल वाले तो अपने आप ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड करप्ट है तो लोअर लेवल वाले भी करप्शन को प्रमोट करेंगे, वो उसको वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर आपका किसी डिपार्टमेंट का हेड वो है, मीन्स काफ़ी फेयर क्लीन एंड चीट है, करप्शन नहीं करता, तो नीचे वाले भी डरेंगे करने से, 100 बार सोचेंगे करने से पहले। इससे क्या होता है, जो एथेंस स्टेट होता है वो इंटरनली वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है इंटरनली, कि करप्शन इज जस्ट लाइक के वुडवर्म, नीमक की तरह खा जाती है देश को। और एक्सटर्नली वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि करप्शन है तो सोसाइटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, तो एक्सटर्नली वल्नरेबल हो जाती है कि बाहर से अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आगे बताती प्रॉब्लम्स क्या था कि हम पीछे वहाँ के रूलिंग क्लास थे मनी एंड पावर के पीछे भाग रहे थे। तो प्लेटो बताते हैं कि मनी एंड पावर क्या है, लिमिटेड चीज़ें हैं। लिमिटेड का मतलब ये फिक्स हैं कि इतनी ही हैं, एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। और ये क्या करी थी, उससे एक दूसरे के मतलब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा कि मैं ले लूँ पावर मनी। उसके पीछे साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा। इन इंडिया में भी आल्सो मर्डर करवा दिया जाता है, तो और काफ़ी मतलब प्रैक्टिस होती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। तो प्लेटो बताता है कि हमें उन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जो अनलिमिटेड है। तो हम आगे बताते हैं कि, तो प्लेटो बताता है कि अनलिमिटेड चीज़ें क्या हैं और वो परमानेंट भी है इन नेचर में। वो बोलते हैं कि जैसे नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। जो करैक्टर है, जो ब्यूटी है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर दैन फोकस ऑन मनी एंड पावर। वो बताता है कि जो हमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा और हम उसको अचीव करना चाहिए। जैसे नॉलेज है, करैक्टर है, ब्यूटी है। तो प्लेटो प्रिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि फिलोसोफर किंग का सॉल्यूशन देते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका केज है इग्नोरेंस, और हमारा नॉलेज ही सॉल्यूशन है, नॉलेज ही से ही सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। जब तक फिलोसोफर किंग नहीं रूल करेगा तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और हम जो हैं हमारी जो प्रॉब्लम का अंत तब तक नहीं होगा तब तक हम फिलोसोफर किंग को इलेक्ट नहीं करते एज ए लीडर और एज ए रूलर फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये बताते हैं प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशंस भी। तो प्लेटो मैथडोलॉजी, प्लेटो की कौन कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो जो लिखते हैं तो फोरम ऑफ डायलॉग, डायलॉग का मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है, तो हम एक थीसिस के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे हम पीएचडी में थीसिस बनाते हैं ना, तो काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक हम उनके सारे क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारे आंसर से, देन वो फिक्स एक रूल बन जाता है। तो फोरम ऑफ डायलॉग बताते हैं कि वो मेथडोलॉजी अपनाते हैं फोरम ऑफ डायलॉग, और उसमें सोक्रेट्स को दिखाते हैं, मेन कैरेक्टर दिखाते हैं,
उनके, और कई तो ये भी बोलते हैं कि सोक्रेट्स नाम का कोई पर्सन ही था, वो सिर्फ एज ए इमेजिनेशन थी और प्लेटो की। तो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है प्लेटो के ऊपर? सबसे पहले सोक्रेट्स हो गए, पाइथागोरस है, हेराक्लाइटस है, परमेंडीज है। तो ये इन्होंने ये थिंकर थे, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, जिनके प्लेटो के ऊपर उन्होंने काफ़ी इफेक्ट। देन सोक्रेट्स ने क्या क्या चीज़ें दी थी? थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी एंड डायलेक्टिक्स दिया था। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में बताया था और डायलेक्टिक्स के बारे में हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चीज़ें। पाइथागोरस ने भी बताया था यूनिवर्स बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है? मैथमेटिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सेकंड क्या बताया था? थ्योरी ऑफ सोल के बारे में बताया था। तो इन थ्योरीज़ के ऊपर उनके जीवन में काफ़ी इफेक्ट पड़ा। हेराक्लाइटस ने बताया था कि एक आदमी अगर किसी रिवर में हाथ धो लेता है या स्टेप कर लेता है तो दोबारा से उस वाटर को टच नहीं कर सकता, और वो सेम वाटर में या सेम जो चीज़ें हैं उसको नहीं फील कर सकता, नॉट द सेम, क्योंकि जो वाटर है वो काफ़ी आगे तक निकल जाता है और फिर वो वेपराइजेशन होकर कहाँ चल जाता है यूनिवर्स में पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। परमेंडीज बोलते हैं कंटिन्यूटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड है, कि जैसे हमने पढ़ा है ना, लाइफ इज ए चेंज इज द लाइफ ऑफ द नेचर। तो चेंज, प्रकृति में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो नेक्स्ट है प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल। तो प्लेटो की थ्योरी क्या है? मिथ बताते हैं, मिथ्स ऑफ मेटल के बारे में बताते हैं। तो मेंस की क्या क्या पर्सनैलिटी होती है? एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। स्पिरिचुअल में सोल आ गई, फिजिकल में हमारा फिजिकल अपीयरेंस आ गया, जैसे हम कैसे दिखते हैं, हमारी मसल्स कैसी हैं। तो बोलते हैं कि जो हमारी सोल है 3 चीज़ों से बनी हुई है। 3 टाइप की सोल होती हैं इन यूनिवर्स में, जितने भी आदमी होते हैं, कि रीजन्स, जिसकी सोल रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, रीजनेबल सोचता है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ गोल्ड। जिसमें करेज है वो बोलते हैं मैन ऑफ सिल्वर। तो वो बोलते हैं कि जो किंग है वो मैन ऑफ गोल्ड है। जो करेज होता है आर्मी वाले में होता है, लव फॉर मदरलैंड, आर्मी के पर्सन हैं, तो बोलते हैं कि वो मैन ऑफ सिल्वर है। एपिटाइट बोलते हैं जिसमें इनका डिजायर बहुत ज़्यादा है, तो बोलते हैं कि मैन ऑफ कॉपर बोला गया, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो एपिटाइट में होता है कि एपिटाइट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड, स्पेशली फूड के लिए हो, तो बोलते हैं मैन ऑफ कॉपर। तो इन चीज़ें उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल की दी प्लेटो ने। मिथ्स अबाउट मेटल के बारे में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनसे साइंस से उन्होंने लिंक करने की कोशिश की। तो प्लेटो क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो डिके हो जाती है, हमको एक दिन मर जाना है, बट जो हमारी सोल है वो क्या है? परमानेंट इन नेचर है, परमानेंट है वो। तो ये बताते हैं। तो बताते हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसका तो एंड हो जाता है, बट सोल डज नॉट एंड, वो एंड नहीं होती, वो कहाँ चली जाती है? बैक टू किंगडम ऑफ गॉड में चली जाती है। तो प्लेटो बताते हैं कि जो किंगडम ऑफ गॉड है वो क्या है? वो परफेक्ट है। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ परफेक्शन है, वहाँ की चीज़ का लूप होल्स नहीं है, कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड को परफेक्शन के बारे में बताया। तो बताते हैं कि जो एवरी सोल है वो इक्वल नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत मैं ही मानता हूँ कि हमारी सोल इक्वल नहीं है, हर आदमी की थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग है, क्योंकि वो रीजन डोमिनेट होती है। तो जो हमारी सोल है वो इक्वल नहीं है, इक्वली इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि इसको किंगडम ऑफ गॉड को। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना। जैसे लेते हैं, गिलास लेते हैं, वो आधा पानी से भरा हुआ है, कोई बोलता है कि आधा गिलास खा लिया, कोई बोलता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, कि बोलने का अलग अलग वेज है। तो बोलते हैं कि जो किंगडम ऑफ गॉड को इंटरप्रेट करने का तरीका, कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका, वो हर सोल का अलग अलग है, इक्वल सेंस में नहीं है। और जो पर्सन रीजन डोमिनेट में है वही आइडिया को परफेक्ट वे में बता पाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल तक, एक लिमिट तक। और गॉड को बोलते हैं गॉड इज़ एन आइडिया। गॉड क्या है? तो प्लेटो बताते हैं आइडिया को हम देख नहीं सकते, बट आइडिया को हम फील कर सकते हैं। बट आइडिया डज नॉट, ये नहीं कह सकते कि मतलब आइडिया डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे पास कोई आइडिया होता है उसका कुछ ना कुछ फाउंडेशन ज़रूर होता है। तो बोलते हैं कि आइडिया को कैसे समझा जा सकता है? विद थ्रू रीजन के से ही आइडिया को समझा जा सकता है, वरना आइडिया को समझा नहीं जा सकता। तो ये बोलता है कि जिसके पास रीजन है वही क्या कर सकते हैं? किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश कर सकते हैं अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। किंगडम ऑफ गॉड किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता था? फिलोसफर किंग के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द रीजन, क्योंकि वो रीजन डोमिनेट है, मेड ऑफ गोल्ड, सोल की चीज़ की उनकी गोल्ड की। तो ये बोलते हैं, प्लेटो बताते हैं इसके बारे में ऐसे। तो प्लेटो की क्या है? थ्योरी ऑफ आइडिया।
तो प्लेटो क्या बताते हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया को डिस्क्राइब कीजिए। तो प्लेटो क्या करना चाहते हैं कि आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आइडियल स्टेट बनाया जाए एथेंस को, और उस किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो आइडिया के हिसाब से। अब किसी के पास आइडिया है, जिसके पास रीजन डोमिनेट है, वही उसके ही पास आइडिया होगा कि कैसे आइडियल स्टेट को बनाया जाएगा। तो बोलते हैं कि आइडिया को हम देख नहीं सकते, बट ओनली उसको क्या सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस पर्सन के पास रीजन डोमिनेशन की सोल है वही रूल कर सकती है, और किसके पास रीजन डोमिनेट की सोल है वो है फिलोसोफर किंग। तो बताते हैं कि फिलोसोफर किंग ही ओनली एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसको, आइडियल स्टेट के। तो जो कंसेप्ट ऑफ आइडिया आया है प्लेटो के पास, वो कहाँ से आया है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया आया है वहाँ से कहाँ से आया है, सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज से आया है। मीन्स डायलॉग से हम इसका थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि हम डिस्कोर्स करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके बताते हैं कंसेप्ट ऑफ आइडिया कहाँ से आया है, थ्योरी सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज से आया है। जो स्कॉलर क्लासीफाई करते हैं रियलिटी को 2 पार्ट्स में करते हैं, मेटलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक। मैटर का मेटलिस्टिक मतलब मेटलिस्टिक थिंग, ये प्रॉपर्टी को अचीव, आइडियलिस्टिक मतलब आइडिया होना चाहिए, रीजन डोमिनेशन होना चाहिए। तो ये बताते हैं आइडिया का बेस। तो जो मैटर वो क्या है, फिजिकल स्टेट में है, मतलब हम उसको सेंसरी ऑर्गन के साथ देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे आइज़ हैं या ईयर्स हैं। एग्जाम्पल मनी, मेटलिस्टिक थिंग क्या होगी, मनी। तो आइडिया क्या क्या है, आइडिया को हम समझ नहीं सकते, मतलब ऑर्गेनरी सेंस के साथ उसको फील नहीं कर सकते। आइडिया को सिर्फ जिसके पास रीजन्स हैं वही इसको फील कर सकता है। जैसे ऑनेस्टी है, ये क्या है, आइडिया है, आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आपके जो चीज़ें आपने अचीव की हैं वो चली जाएंगी। तो ये क्या है, आइडिया, आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं जो सेंसरी ऑर्गन से हम उसका फील नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें एक रीजन डोमिनेशन सोल की ज़रूरत होगी। इसलिए जो प्लेटो बताते हैं जो मैटर है किससे बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ चेंज से, क्योंकि मैटर चेंज हो जाता है, उसकी आकार शेप चेंज हो जाती हैं। बट जो आइडिया है वो किससे बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, मतलब स्टेबिलिटी से, परमानेंट से। जो आइडिया है वो क्या है, परफेक्ट है, और किससे बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ गॉड से। बट जो मैटर है वो बिलोंग करता है मैटर वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्ट से, इम्परफेक्शन नहीं है। जो रियल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ मैटर नहीं है। वो बोलते हैं कि रियल नॉलेज ऑफ क्या है, रियल नॉलेज ऑफ रीजन, डिबेट और गोल्ड सोलो, और जो रीजन डोमिनेट हो तो बोलते हैं कि वही है मैटर ऑफ परफेक्ट, मैटर ऑफ परफेक्शन वही है, और गॉड का वर्ल्ड भी वही। तो पहले क्या थे, सोफिस्ट थे। सोफिस्ट मीन वर्सेस सोक्रेटिक। सोक्रेट से पहले से, ये इनसे पहले के थिंकर थे जो सोफिज्म बोला जाता है, जो उनको बोला जाता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट। सबसे पहले जो पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट थे अर्लियर देन सोफिस्ट, तो उनको बोला जाता है सोफिस्ट। तो वो सोफिज्म बोला था। सोफिज्म के वर्ल्ड में क्या बोलते हैं कि वो डिनोट करते हैं नॉलेज को, क्या कि नॉलेज क्या है। तो वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट मनी और पावर क्या है, सोर्स ऑफ गुड लाइफ बताते हैं। कौन, सोफिस्ट, जो सोक्रेटिस से पहले के थे। और वो बताते हैं कि हाउ टू कम टू द पावर, और पावर में कैसा आ जाए। जैसे प्लेटो काफ़ी आइडियलिस्ट हैं, उनसे पहले उनके जो सोक्रेटिक्स थे वो भी काफ़ी आइडियलिस्ट थे। सोल के बारे में, डिबेट के बारे में बताते हैं, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं। बट सोफिस्ट जो बोलते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस की तरफ बताते हैं कि हाउ टू कम इन टू पावर एंड हाउ टू गेन मनी। तो अकॉर्डिंग टू दैम रूलिंग क्लास को अकॉर्डिंग टू दैम मीन्स मतलब जो सोफिस्ट थे वो बताते हैं कि जो किंग है, जो रूलिंग क्लासेज है, उसको सीखना चाहिए स्किल ऑफ ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो एक मोमेंटम चलता है, जैसे मोदी जी आए थे सबका साथ सबका ही का विकास चला था, वो क्या एक ओरेटरी है। तो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को कि काला धन आएगा, हर एक के खाते में 25 लाख रुपए आएंगे। वो क्या था, एक ओरेटरी था, इन्फ्लुएंस करना था पब्लिक ओपिनियन को, मास को के जो व्यू था उसको मैनिपुलेट करना था। तो सोक्रेट्स जो थे उनका क्या व्यू था सोफिस्ट के ऊपर तो सोक्रेट्स बताते हैं जो सोफिस्ट थे वो जस्टिस नहीं कर रहे थे अपने प्रोफेशन के साथ, क्योंकि उनको अपनी एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ वो बोलते थे जो पर्सन सुनना चाहते थे, रादर देन को ये बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो यही बताते जो पर्सन सुनना चाहते थे। तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स बताते हैं कि जो रूलिंग क्लास है उसके पास रियल नॉलेज होनी चाहिए। रियल नॉलेज का मतलब रीजन बेस्ड डिबेट करनी चाहिए हर टॉपिक के ऊपर।
और पावर पावर में आना यही एनफ नहीं है। उन्होंने बताया कि हमें जो रूलिंग क्लास है उसको अपनी ड्यूटी का भी पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटी क्या है। अगर सोफिस्ट ये सोचते हैं कि मनी और पावर इज ए सोर्स ऑफ गुड लाइफ है तो ये सही नहीं था। तो वो क्या थे, इग्नोरेंट थे, उनको पता ही नहीं था, वो अज्ञानी थे। तो उनको पता ही नहीं था व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए गुड लाइफ, तो गुड लाइफ क्या है। तो सोक्रेटिस बताते हैं सोफिस्ट के बारे में ये चीज़ें। तो अब मैं डिस्कस करूँगा कि जो सोफिस्ट हैं और सोक्रेटिक हैं उनमें क्या डिफरेंस था। जो सोफिस्ट थे वो मेटेरियलिस्टिक थे कि मनी और पावर को गेन किया जाए। रियलिस्ट थे, मतलब प्रैक्टिकली बातें करते थे। इंडिविजुअलिस्टिक एंड वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, इंडिविजुअलिस्ट तक ही, अपने ऊपर से ज़्यादा वो दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। और सोसाइटी क्या थी, कन्वेंशनल थी। और कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट क्यों बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सोसाइटी के बीच में कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल थ्रेट से। एक मतलब हम तो अपने बारे में सोच पाते हैं, एक पर्सन है वो अपनी तक ही सीमित है, बट हमें थ्योरी स्टेट क्यों बनाई गई है, हमारे बीच में एक पर्सन और दूसरे पर्सन एक दूसरे के साथ मिल के रहें। बट सोक्रेटिक क्या बोलते हैं कि आइडियलिस्टिक है, मतलब आइडिया इज सुप्रीम। और सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचो, इंडिविजुअलिस्टिक बातों के बारे में नहीं। और सोसाइटी इज़ नेचुरल है, वही बोलते थे कि नेचुरल सोसाइटी है। और जो सोफिस्ट बोलते हैं कि सोसाइटी इज़ मैन मेड। जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं जो सोक्रेटिक हैं। देन प्लेटो क्या बताते हैं, एलिगेरी ऑफ केव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केव्स का मतलब होता है कि जैसे पहले सुरंग होती थी या किसी गुफा में रहना। एलिगेरी का मतलब क्या होता है कि नरेशन करना, किसी बारे में इंटरप्रेट करना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना कि देखो ऐसे होगा, विजुअलाइज करना। जैसे हम सपने लेते हैं ना, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कैरेक्टर के बारे में, प्लेस के बारे में और इवेंट के बारे में बताना एलिगेरी के अंदर। तो वो इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, इसका हिडन मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, क्या मोरल है और क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्या उसका मतलब हिडन मीनिंग क्या है मोरालिटी का और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का। तो एलिगेरी ऑफ केव का एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रैक्टिकली बताते हैं कि एलिगेरी ऑफ केव में क्या बताते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो रियल नॉलेज है और इल्यूजन ऑफ नॉलेज है, वो इनके एलिगेरी ऑफ केव में क्या डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि रियल नॉलेज क्या है और इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि हमें भ्रम होना कि हमें नॉलेज ज़्यादा है, बट रियल नॉलेज क्या होती है, डिफरेंट होती है और इल्यूजन अलग होता है। तो एलिगेरी ऑफ केव में वो बताते हैं। एलिगेरी ऑफ केव में क्या बताते हैं कि जैसे आप ये देखो, ये कुछ पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बैक की साइड है केव की तरफ है और इनका फेस इधर है। तो ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि ये गुफा में एक आग जल रही है और ये चीज़ें, ये पर्सन यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीज़ें गुफा में हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं गुफा में है, ये इल्यूजन है। ये क्या है, एक इल्यूजन है। ये सोचते हैं कि हमें नॉलेज है, यहाँ एक आग जल रही है और जो चीज़ें हैं, जो सनरेज हैं वो वाइट कलर की होती हैं एंड सेम रंग से बनी होती हैं, बस देखा जाए तो एक ट्रांसपेरेंट कलर की और वाइट सी होती है थोड़ी, लेकिन जो हम फायर जलाते हैं वो रेड सी होती हैं या येलो सी होती हैं। तो ये जो गुफा में बैठे हुए हैं, डेन, इनको बोलता है डेन ऑफ इग्नोरेंस, इनको पता नहीं है रियलिटी का, ये इल्यूजन में जी होते हैं कि ये पेड़ पौधे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये यहाँ है, ये सोचते हैं कि केव के अंदर ही है, हमें परछाई दिखाई दे रही है। तो इनमें से एक की क्या होता है कि जो चेन टूट जाती है और बंदा वो ये यहाँ आता है पहले और फिर वो इसको पार करके यहाँ बाहर चला आता है। यहाँ स्टार्टिंग में तो उसकी आई खुलती नहीं है क्योंकि एकदम रोशनी उसकी आई पे डलती है, तो उसकी आँख धीरे से खुलता है और वो देखता है कि जो नेचर है, जो किंगडम ऑफ गॉड है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है जिससे हम अंदर देख रहे थे। वो तो काफ़ी डार्कनेस है, अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी। जैसे वो बाहर आता है गुफा से तो देखता कि काफ़ी चीज़ें ब्यूटीफुल है। देन ये क्या करता है कि देखता बाहर, तो ये अंदर आता है, अंदर आता तो इनको भी बताता है और इनको भी बताता है कि देखो मैंने बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो ये जो बंदे अंदर बैठे होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि देखो देखो कैसे मजाक कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। तो ये क्या करता है कि ये फोर्सफुली जो इन सारे बच्चों को, इन जो अंदर होते हैं पर्सन, उनको धक्के से लेके जाता है कि चलो, उनकी चेन खोलता है कि तुम भी बाहर आओ। तो ये सभी बाहर जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि हाँ, रियल वर्ल्ड द किंगडम ऑफ गॉड काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस से। तो उसने क्या कि बाई फोर्स उनको लेके गया है बाहर गुफा से। तो वो कौन लेके गया था, वो एज ए टीचर स्टूडेंट को लेके गया था। तो ये था कि किंगडम एलिगेरी ऑफ केव के बारे में बताया कि एलिगेरी ऑफ केव में हमें क्या पता चला कि जो पीपल हैं डेन ऑफ इग्नोरेंस में रह रहे हैं वो डेवलप कर पाते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। वो प्रेशर ही नहीं डालते अपने रीजन डोमिनेशन के ऊपर कि रियलिटी क्या है।
तो ये था आज का सेशन एलिगेरी ऑफ केव। अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बचा हुआ सेक्शन। थैंक यू।